हेलो एवरीवन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में जो हम कंपनी रूल के अंडर एक्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें आज हमारा जो एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस एक्ट को पढ़ने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। इसमें हमने देखा जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एज ट्रेडर्स आती हैं जिनको क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा जो है चार्टर दे दिया जाता है, यानी एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए जाते हैं इंडिया में ट्रेड करने के लिए। उसके बाद जो एज ट्रेडर्स वो आते हैं, फिर जो अदर जो फॉरेन पावर्स होती हैं जैसे डच, जो डेन्स, पुर्तगीज़, फ्रेंच, उनके सब के साथ ये कम्पीट करती है और लास्ट में जो फ्रेंच होते हैं उनको बैटल ऑफ वंडीवाश 1760 में वो उनको हरा के वो अकेली जो पावर है वो रहती है। तो यहाँ से फिर जो नेटिव रूलर्स होते हैं उनके साथ उनकी जो है वो बैटल स्टार्ट हो जाती हैं। तो 1755 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव जो है सिराजुद्दौला को हरा के जहाँ पे जो बंगाल के जो रिच रिसोर्स होते हैं उन पर कंट्रोल ले लेते हैं। उसके बाद जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, बैटल ऑफ बक्सर में जो कंबाइंड फोर्सेस होती हैं इंडिया की तरफ से वो लड़ती हैं रॉबर्ट क्लाइव से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, और यहाँ भी वो हैं वो हार जाती हैं। उसके बाद जब हार जाते हैं ये इंडियन रूलर्स जो हार जाते हैं तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। यहाँ पे जो है शाह आलम सेकंड जो एक मुग़ल एम्पायर होते हैं वो दीवानी राइट्स दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट्स में वो सारे जो रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स होते हैं जो सारे वो दे देते हैं ईस्ट कंपनी को। इसके साथ साथ दीवानी राइट्स का अगर हम देखें तो सिविल और जो रेवेन्यू राइट्स थे वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाते हैं, और इसके बाद जो है एज ए टेरिटोरियल पावर वो है उनका रोल स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद कंपनी रूल रहता है 1773 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, और उसके बाद 1858 तक जो है वो कंपनी रूल रहता है। कंपनी रूल के बाद जब रिवॉल्ट के बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट रूल होना चाहिए, तो उसके बाद वो कंपनी रूल ख़त्म करके थ्रू 1858 का जो एक्ट है वो क्राउन रूल स्टार्ट कर देते हैं, और ये रहता है 1947 तक। और 1947 में इंडिया क्या एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, और इसके पहले जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है 1946 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बन जाता है 26 नवंबर, और यहाँ पे कुछ जो प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है, लेकिन जो 26 जनवरी 1950 में उसको फुली इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और इंडिया एक सॉवरेन रिपब्लिक बन जाता है। तो जो कंपनी रूल रहता है वो एक फाउंडेशन क्रिएट करता है फॉर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, और वो रहती है 1947 तक। उसके बाद हम कंपनी रूल में हम देख रहे थे जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, उसमें क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं वो बनाई जाती है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है जिसका काम था सिविल, मिलिट्री और जो भी रेवेन्यू जो मैटर्स हैं उनको रिपोर्ट करना ब्रिटिश गवर्नमेंट को। प्राइवेट ट्रेड को लेके कहा गया है जो प्राइवेट ट्रेड होगा वो बैन होगा, उसको नहीं कर सकते। उसके बाद जो इसी एक्ट की कुछ लिमिटेशंस थी उसमें उनको रिएक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे अमेंडिंग एक्ट 1776 लाया गया, इसी को सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस थी उसको नैरो डाउन कर दिया गया, इसको कम कर दिया गया, और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनकी पावर्स को बढ़ा दिया गया। इसमें गवर्नर जनरल या फिर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसमें यह कहा गया कि ये जो भी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम करेंगे तो उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, यानी कि ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम किया जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर होगी। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स जो विलियम पिट्स जो 21 ईयर्स में एमपी बनते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और 24 ईयर्स में यानी 1983 में वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बन जाते हैं, और एक साल बाद 1784 में वो एक्ट पास करते हैं जो है पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें वो एक न्यू बॉडी बनाते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका काम होता है पॉलिटिकल अफेयर्स को यहाँ पे रिपोर्ट करना ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो 1773 में बनाई जाती है उसके पास बच जाते हैं कमर्शियल फंक्शंस। उसके बाद एक और एक्ट लाया जाता है एक्ट ऑफ 1786। इसमें कॉर्नवालिस को वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लेकिन उससे पहले वो 2 डिमांड्स रख देते हैं। कॉर्नवालिस 2 डिमांड्स रखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के फंड में। तो फर्स्ट जो डिमांड है जो कॉर्नवालिस के द्वारा की जाती है वो है उनका कहना है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ साथ उसको कमांडर इन चीफ ही बनाया जाए।
दूसरी है जो काउंसिल है, जो उनकी जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसके जो भी डिसीजंस होंगे उनको ओवरराइड करने की पावर है जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास होनी चाहिए। तो इन दोनों डिमांड्स को ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा मान दिया जाता है, एक्सेप्ट कर दिया जाता है और उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। कॉर्नवालिस वही हैं जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जो सरेंडर करके वहाँ से हार के वापस आते हैं और उनको इंडिया भेज दिया जाता है। इसमें जो फीचर्स हैं यहाँ पे 1793 का जो एक्ट है, चार्टर एक्ट, इसमें फर्स्ट फीचर है जो भी ओवर राइडिंग पावर्स मिली होती हैं कॉर्नवालिस को अंडर 1786 का जो एक्ट है उसके अंडर, वो एक्सटेंड कर दी जाती हैं जो भी फ्यूचर में आने वाले गवर्नर जनरल्स हैं या फिर वो गवर्नर्स हैं जो अदर प्रेसिडेंसी जैसे बॉम्बे एंड मद्रास। दूसरा फीचर जो है, जो बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसीज हैं उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा किसका, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। यानी जो बॉम्बे और मद्रास की जो गवर्नमेंट्स होंगी वो सबॉर्डिनेट होंगी किसके, उनके पास और ज़्यादा कंट्रोल दे दिया गया किसका, गवर्नर जनरल का। थर्ड फीचर इसका जो ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, उसको 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, 20 ईयर्स एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली। नेक्स्ट जो है, इट प्रोवाइडेड द कमांडर इन चीफ। उन्होंने कहा जो कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक उसको अपॉइंट नहीं किया जाता। लास्ट इसका फीचर जो है वो है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक जो बॉडी बनाई गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर जिसको पॉलिटिकल फंक्शंस दिए थे, उनके जो स्टाफ होगा उसके जो ऑफिसर्स होंगे उनको जो सैलरी जो है वो दी जाएगी इंडियन रेवेन्यू जो जनरेट होंगे उनसे दी जाएगी। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब हम देखते हैं जो लक्ष्मीकांत का जो है बुक रीडिंग। इसमें जो फर्स्ट जो है इन्होंने ओवर राइडिंग पावर्स दे दी जो कॉर्नवालिस को दी थी थ्रू 1786 के एक्ट, वो सभी जो आने वाले जो फ्यूचर गवर्नर जनरल्स हैं उनको दे दी और जो गवर्नर्स हैं अदर प्रेसिडेंसीज़ के उनको। उसके बाद दूसरा जो है वो गवर्नर जनरल के पास पावर होगी और कंट्रोल होगा किसके रिगार्डिंग, जो सबऑर्डिनेट जो प्रेसिडेंसीज हैं जैसे बॉम्बे और मद्रास उनको रेगुलेट करने की। ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। जो कमांडर इन चीफ हैं जो वो मेंबर नहीं होंगे गवर्नर जनरल की काउंसिल के जब तक उनको अपॉइंट नहीं किया जाता है। फाइनल जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको जो सैलरी दी जाएगी उनके जो मेंबर्स को, स्टाफ को, तो वो कहाँ से दी जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से।